हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अगर हम ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही पुअर था। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या किया गया डेवलपमेंट के नाम पे। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता मदरसा बनाया गया। एक कलकत्ता मदरसा स्पेशली इस काम के लिए बनाया गया था ताकि इसमें अरबी और पर्शियन लैंग्वेज की जो पुस्तकें हैं उनका से ट्रांसलेशन किया जा सके और उसमें देखा जा सके कि इसमें रिलीजियस टेस्ट कितने हैं, लिटरेचर कितने हैं और सारी चीज़ों को देखने के लिए ये बनाया गया। उसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि संस्कृत कॉलेज जो है बनारस में बनाया गया जोनाथन डक्टन के द्वारा। इस संस्कृत कॉलेज जो बनाया गया था इसमें स्पेशली जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करने के लिए बनाया गया था और हिंदू उपनिषद ये सब चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए और जो भी आर्ट था एक स्टडी करने के लिए और जो भी ग्रंथ था उन सबको अनुवाद करने के लिए एक तरीके यहाँ पे जोनाथन डक्टन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो उसी में हम देखते हैं कि ये सन 1800 में फोर्ट विलियम बनाया जाता है। ये फोर्ट विलियम कलकत्ता में बनाया जाता है और ये फोर्ट विलियम जब कलकत्ता में बन जाता है तो इसमें एक तरीके से सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए ये बनाया गया था। बाद में ये जो है ट्रांसफ़र होकर लंदन हैरी वेरी कॉलेज पहुंच जाता है और वहाँ पे सिविल सर्विस की ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1813 में एक चार्टर एक्ट पास होता है। इस चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरी को एक तरीके से छूट मिल जाती है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, चाहे जितना आपका मन करे आप अपने धर्म के लिए प्रचार कर सकते हैं इंडिया में। और इसमें हम देखते हैं कि भारत वर्ष में पहली बार जो है 1813 के एक्ट से एजुकेशन पे 1 लाख का खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि 1 लाख एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो ये खर्चा 1 लाख का जो है ये कभी हुआ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी आती है। उसमें एक तरीके से देखते हैं कि 50% लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, 50% लोग इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस मैटर को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए लॉर्ड मैकाले को बुलाया जाता है, जो उस समय एक कमेटी थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उसके 50% मेंबर जो थे वो तरीके से इंग्लिश को कह रहे थे कि मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन हो, 50% कह रहे थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज वो मीडियम का एक तरीके से जो भी प्रोपेगेशन। तो उस 50-50% हो गया। तो उसमें लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। लॉर्ड मैकाले जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मेंबर थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो वर्नाकुलर और जो इंग्लिश का जो विवाद चल रहा है इसे हटा देना चाहिए और हमारा मानना है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को एक प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेज की अपेक्षा। तो इसको मान लिया गया और हम देखते हैं कि 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के एक तरीके से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच एक तरीके से आता है। ये स्पेशली इसको हिंदुस्तान में या इंडिया में जो है मैग्ना कार्टा एजुकेशन का कहा जाता है। इसमें एक तरीके से प्रोविज़न थे कि कैसे कैसे स्कूलिंग सिस्टम होगी। तो अगर हम इसके प्रोविज़न की बात करें तो इसमें एक प्रोविज़न ये था कि इसमें जो है प्राइमरी स्कूल्स बेसिक प्राइमरी एजुकेशन से लेके एक तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन तक की इसमें बात की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन होगा, सेकेंडरी एजुकेशन होगा, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन होगा। उसी संदर्भ में हम देखें कि इसमें दूसरी बात ये कही गई कि जो है वुमेन एजुकेशन को इसने बहुत ज़्यादा ही फोकस किया था और इसमें उनका कहना था कि वुमेन एजुकेशन अगर प्रॉपर हो जाए तो एक तरीके से जो जेंडर पैरिटी है वो एक तरीके से मेंटेन होगी और एजुकेशन बढ़ेगा और सोशल डेवलपमेंट का काम भी जो है बहुत तेज़ी से हो सकेगा। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि जो है लंदन में जैसे यूनिवर्सिटी है लंदन यूनिवर्सिटी, उसकी तर्ज पे इंडिया में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में भी लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले के ये अनुरोध थे, एक वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन थे। उसमें हम देखते हैं कि एक वुड डिस्पैच ने एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का एक तरीके से रिकमेंडेशन दिया था। वुड डिस्पैच ने क्रिश्चियन मिशनरी को भी एक तरीके से अनुरोध किया था कि आप एक तरीके से जो है एजुकेशन के लिए एक तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी को बढ़ावा देने का काम भी वुड डिस्पैच ने किया था। और उसके बाद हम देखें कि इन्होंने कहा कि एक तरीके से टेक्निकल एजुकेशन भी पढ़ाई जानी चाहिए, एग्रीकल्चरल एजुकेशन भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन थी, चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन थी। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरीके से हंटर कमीशन आता है 1882 में। तो हंटर कमीशन का स्पेशली ये रहता है कि जो है
इसमें एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को फोकस कर लिया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन अगर बच्चों को दी जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा राष्ट्र का भला होगा। लेकिन ये रिकमेंडेशन भी इनकी ऐसी थी कि उसको बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं किया गया। इनकी दूसरी रिकमेंडेशन थी कि वुमेन एजुकेशन को एक तरीके से बढ़ावा दिया जाए और क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे दिया जाए। और क्योंकि उस समय क्वांटिटेटिव एजुकेशन ज़्यादा चल रही थी तो इनका फोकस मेन था कि क्वालिटी एक तरीके से एजुकेशन की बढ़ा दी जाए। तो ये हंटर कमीशन की ये सब रिकमेंडेशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन का एक तरीके से शासनकाल आता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में उसमें हम देखते हैं कि थॉमस रिले कमीशन आता है। थॉमस रिले कमीशन आता है, वो स्पेशली जो है यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए एक तरीके से आता है कि कैसे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैसी बननी चाहिए, उसका तर्ज क्या होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि एक तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए एक एक्ट आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आता है। ये लॉर्ड कर्जन के समय में उसमें ये सब दिखाया जाता है कि इंडियन जो यूनिवर्सिटी होगी उसका अपना एक सीनेट होगा और इंडियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होंगे जिनको यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगा, एक वाइस चांसलर होगा, एक चांसलर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसमें एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन यूनिवर्सिटी पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा बल दिया गया था कि इंडियन यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे चलाना है और इसमें फेलो कौन कौन से होंगे। अगर फेलो होंगे तो उनको एक यूनिवर्सिटी रिक्रूट करेगी, जो भी प्रोफेसर होंगे उनको भी यूनिवर्सिटी रिक्रूट करेगी और उसकी करिकुलम क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी करेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरीके से सैडलर कमीशन आता है। तो सैडलर कमीशन आता है तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन तीनों को का कॉम्बिनेशन होता है सैडलर कमीशन। यूनिवर्सिटी एक्ट में जो भी खामियां होती हैं उनको एक तरीके से दूर करने में इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है सैडलर कमीशन की। और इसमें एक तरीके से कहा गया है कि एक तरीके सैडलर कमीशन में हम देखें तो सैडलर कमीशन के अंतर्गत ही लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी समय बने थे सैडलर कमीशन जब आया था। तो स्पेशली अगर हम बात देखें तो ये सब यूनिवर्सिटी 1917 के आसपास की बनी हुई हैं। उसी समय सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन एक तरीके से इफेक्टेड हुई थी। और दूसरी बात अगर हम करें तो सैडलर कमीशन के बाद अगर हम देखें तो एक तरीके से हार्टाग कमेटी आती है 1928 में। 1928 में जब हार्टाग कमेटी आती है तो ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है कि इंडिया में जो है एक तरीके से क्वांटिटेटिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हो गई। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हंटर कमीशन में भी एक तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी 1881 में बन गई थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में बन गई थी। तो इसका रिकमेंडेशन ये था कि इंडिया में यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बन गई हैं और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बन गई हैं, उसी वजह से यहाँ पे जो है क्वांटिटी एजुकेशन हो गई है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो अगर इंडिया में एक तरीके से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना है तो जो ये मशरूमिंग हो रही है यूनिवर्सिटी की, इसको रोकना होगा। तो हार्टाग कमीशन ने एक बोला कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं एक तरीके से रुकनी चाहिए और क्वालिटेटिव एजुकेशन लोगों को देना चाहिए। तो ये तो हार्टाग कमेटी की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्धा स्कूल ऑफ बेसिक एजुकेशन आता है। वर्धा स्कूल ऑफ बेसिक एजुकेशन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद। उसमें हम देखते हैं लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आता है कि हम कुछ करके फिर सीखेंगे और ये भी एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये सेकेंडरी एजुकेशन पर भी फोकस था, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली फोकस नहीं था। इसका बेसिक ध्यान जो था एक तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे था। उसी समय हम देखते हैं कि जो है 1937 का इलेक्शन आता है। इलेक्शन के बाद से कांग्रेस की कई प्रोविंसेज में एक तरीके से सरकार बनती है। उसके बाद हम फिर देखते हैं एक सर्जेंट प्लान आता है 1944 में। सर्जेंट प्लान जैसे ही आता है तो सर्जेंट प्लान एक तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म की बात करता है। एक तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म जब हो जाएगा तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगी वो एक तरीके से दूर कर दी जाएंगी। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर लेवल एजुकेशन जो भी रहेंगे उसमें एक तरीके से सारी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। उसी के बाद हम देखते हैं कि राधा कृष्णन आयोग आता है। राधा कृष्णन आयोग में बहुत सारी रिकमेंडेशन होती हैं, जैसे इंडिया का कुछ GDP जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए।
जो है टीचर की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए और इंडिया में एक तरीके से क्वालिटेटिव एजुकेशन होना चाहिए। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि राधा कमीशन रिकमेंडेशन पे था कि एक तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनना चाहिए, यूजीसी बनना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें होती हैं। फाइनली हम देखते हैं कि 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनता है और 1956 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मेन काम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिलती है उसको ये यूनिवर्सिटी में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कोठारी कमीशन आता है। कोठारी कमीशन भी एजुकेशन पे आता है। वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन की बात करता है, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करता है और एक तरीके से एग्रीकल्चरल फील्ड के सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, साइंस की बात करता है। और उसके बाद हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आता है, उसमें ये कहा जाता है क्वालिटेटिव एजुकेशन होना चाहिए। इंडियाज नेशनल इनकम का 6% जो है एक तरीके से जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करनी चाहिए और उसका एक था कि टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है एक तरीके से कम होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो एक तरीके से बढ़ाई जाए। दूसरी बात ये कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें ये पूरा सेटअप ऐसा हो जिसमें प्रॉपर एजुकेशन का एक तरीके से प्रिंसिपल फॉलो हो। थैंक्स गाइस आज के लिए।